हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम रिसर्च टॉपिक को लेकर के आए हैं। रिसर्च टॉपिक एक ऐसा टॉपिक जो आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है आपके एलटी से संबंधित या फिर नेट जेआरएफ से एग्ज़ाम से संबंधित, ये जो भी एग्ज़ाम है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, एलटी का हो, जीआईसी का हो, जो भी एग्ज़ाम है आपके, वो सभी में रिसर्च का पोर्शन जो है आपसे पूछा जाता है। रिसर्च के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, वो जो रिसर्च होता है उसके ऊपर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए आज की क्लास की अपनी हम शुरुआत करते हैं। अगर किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे रिसर्च आप लोग पढ़ते हैं। जो रिसर्च होता है रिसर्च, ठीक है, रीधन सर्च होता है। तो ये रिसर्च मीन्स क्या होगा, पुनः खोज करना, अनुसंधान होता है, ठीक है। इसकी हिंदी, रिसर्च की हिंदी है अनुसंधान। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है आप कई वर्ड कहते हुए सुने होंगे, आविष्कार, खोज, जांच, अन्वेषण तथा शोध। ये सारे नाम जो है आप कहते हुए सुने हैं। लेकिन क्या ये सभी जो है सबके अर्थ एक होते हैं? बिल्कुल नहीं, सबके अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं आविष्कार के बारे में, ठीक है। आविष्कार को इंग्लिश में इन्वेंशन कहा जाता है। इन्वेंशन, इसका मतलब होता है कि नई चीज या फिर वस्तु का इजाद करना। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज है जो अभी तक बनी नहीं हुई है, उसको अगर अब हम बना रहे हैं, जैसे बल्ब, कंप्यूटर, पेन, मोबाइल फोन, ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये पहले थी? नहीं। जब ये बना फर्स्ट टाइम तो ये उस आविष्कार कहलाया, ठीक है। जब पहली चीज कोई पहली बार बनाई जाती है। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट है खोज। इसी इंग्लिश में डिस्कवरी कहा जाता है। जो डिस्कवरी होता है, खोज होता है, ये क्या होता है? वह ज्ञान जो पहले से उपस्थित हो, उस पर से पर्दा हटाना या लोगों के सामने ले आना। इसका मतलब है जैसे कोई चीज पहले से उपस्थित थी लेकिन उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, अब आप उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। जैसे भारत पहले से था लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तब इसके बारे में खोज की गई, ठीक है। वास्को डिगामा भारत आया तो उसने क्या किया, बताया कि भारत है, ठीक, एक देश है, ठीक। तो ये चीजें क्या की गई, ये पहले से उपस्थित था लेकिन उसके ऊपर से पर्दा हटा के लोगों की जानकारी में ले आया गया। वो चीजें क्या कहलाई? खोज कहलाई, ठीक है। इसके बाद है जांच। इसे इंग्लिश में इंक्वायरी कहा जाता है। जैसे इंक्वायरी का मतलब होता है कि सामान्य पूछताछ। नॉर्मली कोई किसी से कोई चीज आप पूछ रहे हैं, जैसे उसका नाम, पता, या फिर कहीं आप जा रहे हैं वहां पे कौन कौन सी सुविधा है। कोई आप ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कोर्स कौन कौन सा है वहां पे अवेलेबल, कौन कौन सब्जेक्ट है, वो चीजें पूछते हैं आप लोग जो है। उसकी फीस कितनी है, ये चीजें पूछते हैं। तो ये नॉर्मल जो सामान्य पूछताछ आप कर रहे हैं, ये एक इंक्वायरी कहलाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप अन्वेषण की जब बात करते हैं, इसे इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। जब किसी पॉइंट के बारे में आप गहराई से जानना चाहते हैं, तो वो गहराई से जब आप जानना चाहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। जैसे जो सीबीआई जांच होती है, वो सीबीआई जांच क्या होती है कि किसी पॉइंट के बारे में जानने के लिए जो है गहराई से जानते हैं उसको, उस पॉइंट पे, उस टॉपिक पे। आई बात समझ में? अगला है आपका शोध, जिसे रिसर्च कहा जा रहा है, ठीक है। ये क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीके से नियम पूर्वक व क्रमबद्ध अध्ययन करना। वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके, नियम का प्रयोग करके क्रमबद्ध रूप से किसी पॉइंट जो आप अध्ययन करते हैं वो रिसर्च या शोध कहलाता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका रिसर्च से संबंधित जो अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका अलग अलग क्या डिफिनेशन है, ठीक। आगे देखिएगा, इसकी हम परिभाषा की जब बात करते हैं, परिभाषा, तो ये परिभाषा इसकी क्या है कि अवलोकित तथ्यों का संभावित वर्गीकरण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन हेतु पर्याप्त रूप से वस्तुनिष्ठ एवं व्यवस्थित पद्धति शोध या अनुसंधान कहलाती है। आई बात समझ में? कोई चीज आप किसी तथ्य के बारे में संभावित वर्गीकरण कर रहे हैं, उसको देख करके कोई चीज आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, उन तथ्यों का संभावित संभावित रूप से उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, सामान्यीकरण कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ उसको सत्यापन भी कर रहे हैं,
पर्याप्त रूप से वस्तुनिष्ठ एवं व्यवस्थित पद्धति का प्रयोग करके कर रहे हैं, वो आपका अनुसंधान कहलाती है। और फिर इसके साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी याद रखना होता है कि पूर्वग्रह मुक्त हो, जो भी बातें आप कर रहे हैं ना, वो पूर्वग्रह से मुक्त होनी चाहिए, पहले से उसके बारे में आप कोई धारणा ना बनाए हो, ठीक, तो वो रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, जब आप रिसर्च पढ़ते हैं तो रिसर्च की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो अध्ययन पद्धति के बारे में हम बात करेंगे। वो अध्ययन पद्धतियां दो हैं मुख्य रूप से। एक है अध्ययन पद्धतियों में, एक पहला है जो आगमनात्मक, दूसरा है निगमनात्मक। आगमनात्मक का मतलब होता है, इंग्लिश में इंडेक्टिव मेथड कहते हैं, और निगमनात्मक को है जो डिडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, आगमनात्मक का मतलब होता है, जैसे कोई भी चीजें हैं, छोटे बच्चों को अगर आपको पढ़ाना हो तो आप पहले एग्जाम्पल देते हैं ना, पहले आप उदाहरण बता दें कि ये चीजें इस प्रकार से हो रही हैं, ठीक, आप उसका उदाहरण दे दिए, उसके बाद आप बताएं कि इस नियम का प्रयोग करके ये चीज आप प्राप्त किए हैं। ठीक, पहले उदाहरण फिर नियम। ठीक है, आगे कि इसकी विशिष्टता को आप पहले बता दिए हैं, उसके बाद आप उसका सामान्यीकरण कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये आगमनात्मक है। वहीं पे जो निगमनात्मक होता है, इसमें आप पहले नियम बनाते हैं, जैसे मैथ को सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन है, पहले आप उसका फार्मूला बता दे रहे हैं, उसके बाद आप बच्चों से बताते हैं कि इस फार्मूले का प्रयोग करके आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद वो क्या कहलाएगा? निगमनात्मक कहलाएगा। ठीक है, तो छोटे बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो आप आगमनात्मक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, लेकिन वहीं पर अगर बड़े बच्चों को पढ़ाना है तो आप निगमनात्मक विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो उतने समझदार हैं, वो उस नियम का प्रयोग करके समझ पाएंगे। लेकिन वो बच्चे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से मेथड से सीख पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग टीचर को समझाना होगा। आई बात समझ में? जब नियम से उदाहरण की तरफ जा रहे हैं तो वो निगमनात्मक, नि से निगमनात्मक, नि से नियम। ठीक, इसी से आप लोग इसको कनेक्ट करके याद रखिएगा, निगमनात्मक और नियम। आई बात समझ में? इसमें आप पहले सामान्य सामान्य चीजें बता दे रहे हैं कि ये फार्मूला इस पे लगेगा, उसके बाद उसकी क्या विशिष्टता प्राप्त हो रही है वो बताते हैं। एग्जाम्पल दोनों का देख के डिफरेंट देखिएगा आप लोग जो है इसमें, जैसे राम मर गया, ठीक, राम मर गया, सीता मर गई, यानी कि दो व्यक्तियों की बात की जा रही है, राम मर गया, सीता मर गई, ये उदाहरण है। ठीक, लेकिन इस पर नियम ये लागू हो रहा है, अतः मनुष्य मरणशील है, ये उसका निष्कर्ष निकल के आया ना। राम मर गया, सीता मर गई, ये उदाहरण दिया आपने, तो इस पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? यानी कि मनुष्य मरणशील है, इस नियम को फॉलो करा, तो ये आगमनात्मक। लेकिन वहीं पर निगमनात्मक में आप पर नियम बता देते हैं कि मनुष्य मरणशील प्राणी है, मनुष्य मरणशील प्राणी है, ये आपने बताया क्या? नियम। अब इसका उदाहरण आप बताएंगे, क्योंकि राम भी मर गया और सीता भी मर गई। आई बात समझ में? ये आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि हो गया। आगे देखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न जो है फर्स्ट देख लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय में एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लेप को पहली बार प्रयुक्त किया गया था? ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न में से किस विषय में एक शोध अवधारणा के रूप में अवचेतन प्राथमिक लेप को पहली बार प्रयुक्त किया गया था। क्या वो समाज शास्त्र है, क्या वो राजनीति शास्त्र है, क्या अर्थशास्त्र, या फिर सामाजिक मनोविज्ञान? क्या हो सकता है इसमें से? आप ये सारी बातों को ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछता है। आप क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट को ढूंढिए जिससे आपका निष्कर्ष निकल आए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। जैसे जैसे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे इसमें एक वर्ड आया है अवचेतन, अवचेतन वर्ड आया है ना। अवचेतन की चीजें आपने कहाँ पढ़ा था? क्या समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कहाँ पढ़े हैं आप लोग इसको? ठीक है, ये चीजें आप कहाँ पढ़े हैं? ये बातें आप पढ़े हैं सामाजिक मनोविज्ञान में। चेतन, अचेतन, अवचेतन, ये बातें आप मनोविज्ञान में पढ़े हैं, चेतन मन, अवचेतन। ठीक है, ये सारी चीजें, तो यहां से इस वर्ड को आप पकड़ करके आंसर निकाल पाएंगे। ये दो बताया गया था आपको, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तीसरा देखिएगा, दीर्घकालिक अध्ययन, तीसरा है, जिसके अंतर्गत आप पैनल स्टडी और कोहार्ट स्टडी का अध्ययन करते हैं। थर्ड में दीर्घकालिक अध्ययन का मतलब होता है कि जिसका अध्ययन करने में आपको लंबा समय लगता है, वो दीर्घकालिक अध्ययन कहलाएगा। इसमें सबसे पहला पैनल स्टडी। पैनल स्टडी की जब आप बात करते हैं तो इसमें देखिए एक समान इकाइयों का एक साथ अध्ययन करना, यानी कि
एक समान जो भी इकाई है उन सभी का एक साथ आप अध्ययन कर ले रहे हैं। जैसे आप लोग जो है कोई एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग का, तो एक आपका पर्टिकुलर एक टीचिंग सब्जेक्ट होता है, वो हर किसी का अपना अलग अलग है। तो जैसे उसमें से गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, ये सारे विषय हैं, आदि का अध्ययन विषय अनुसार करना है। तो एक समान जो भी इकाई है इनका एक साथ जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो पैनल स्टडी कहलाएगा। लेकिन वहीं पे कोहार्ट स्टडी में क्या होता है, कोहार्ट स्टडी में होता है जिसमें जिसमें कुछ विशेषताएं समान हो उनका अध्ययन करना। जैसे आप लोग एलटी का एग्जाम देंगे तो हर एक एग्जाम में हर किसी का सब्जेक्ट अपना अलग अलग है, वो पैनल स्टडी के अंतर्गत आएगा, उसका अध्ययन करना। लेकिन वहीं पे जब आप उसमें जो जनरल पेपर आएगा आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट वालों को वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जो 30 क्वेश्चन का होगा, वो जनरल पेपर का जब आप अध्ययन करते हैं ना, तो वो चीजें कोहार्ट स्टडी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कुछ विशेषताएं समान हो उनका जब आप अध्ययन कर रहे हो, वो कोहार्ट स्टडी कहलाएगा। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, अनुसंधान के डेटा का प्रकार। जो रिसर्च आप पढ़ रहे हैं उसमें जो डेटा आप एकत्रित कर रहे हैं, जो आप मटेरियल एकत्रित करके रिसर्च करेंगे, वो डेटा कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक डेटा, दूसरा है द्वितीयक डेटा। प्राथमिक डेटा का मतलब होता है कि नए सिद्धांत की खोज करना, यानी कि मौलिक अनुसंधान, यानी कि इसके पहले कोई अनुसंधान नहीं किया गया हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें पहले से कोई रिसर्च ना किया गया हो, आप फर्स्ट टाइम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो नए सिद्धांत की खोज प्राथमिक डेटा कहते हैं, फर्स्ट टाइम जो डेटा आप प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे द्वितीय डेटा में क्या होता है कि पूर्व सिद्धांतों को व्यवहारों में कैसे लागू कर सकते हैं, जो पहले से प्राथमिक डेटा था उन्हें अब अपने व्यवहार में किस प्रकार से लागू कर रहे हैं, वो द्वितीय डेटा कहलाता है। आई बात समझ में? ये हो गया अनुसंधान डेटा के प्रकार। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है, क्या कहलाता है? इसे पूछा जा रहा है कि वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर दिया जाता हो। प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर दिया है, इसका मतलब है कि आप उसे अपने व्यवहार में लागू कर रहे हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका द्वितीय स्तरीय शोध, जो द्वितीय डेटा आपका था वो हो जाएगा। आई बात समझ में? तीसरा देखिएगा, क्वेश्चन थर्ड है इसमें, जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? जो जनगणना की जाती है कि 10 साल पहले किया गया था, फिर उसके बाद जैसे 2011 में किया गया था, उसके बाद 2021 में करना था लेकिन नहीं हो पाया कोरोना काल की वजह से। तो इस प्रकार से जो जनगणना होती है एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, क्या वो ऐतिहासिक अध्ययन होगा या प्रकरण होगा या प्रायोगिक होगा या फिर अनुदैर्ध्य होगा? इसमें से क्या हो सकता है? इसमें से जो आप आंसर देखेंगे इसका, वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य अध्ययन, यानी कि एक ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है ना, एक सीक्वेंस ये आगे की तरफ बढ़ रही है, ये अनुदैर्ध्य अध्ययन होगा। आगे देखिएगा आप लोग, टाइप ऑफ सोशल रिसर्च, जो सोशल रिसर्च है उसके टाइप क्या बताए गए हैं। पहले सामाजिक शोध के प्रकार, ठीक, सामाजिक शोध जो आप कर रहे हैं उसका प्रकार देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक शोध। मौलिक शोध यानी कि फर्स्ट टाइम आपने जो प्राथमिक डेटा में पढ़ा था वही चीजें इसमें भी आएंगी। मौलिक शोध फंडामेंटल या फिर ओरिजिनल और प्योर रिसर्च जो होता है। ज्ञान कोश में वृद्धि करना, एकदम नवीन प्राथमिक डेटा, व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं, निष्कर्षों द्वारा प्राप्त, ठीक है। ज्ञान कोश में वृद्धि करना, जब फर्स्ट टाइम आप कोई चीज कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपके ज्ञान में जो वृद्धि हुई, ठीक। इसके साथ ही साथ ये जो रिसर्च है मौलिक शोध जो है वो एकदम नवीन होता है, नया होता है, नया शोध जो होता है वो मौलिक शोध कहलाता है। ये प्राथमिक डेटा, वही हमने आपको एग्जाम्पल में बताया। लेकिन इससे जो आप व्यवहारिक रूप से लागू नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में? जब आप द्वितीयक में पढ़ते हैं तब उसमें आप व्यवहारों पे लागू कर रहे थे ना। तो मौलिक शोध में देखिए निष्कर्षों द्वारा इसमें ये निष्कर्षों द्वारा प्राप्त हो रहा है। आई बात समझ में? दूसरा देखिएगा अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शोध, अनुप्रयुक्त या फिर व्यवहारिक शोध, इसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, ठीक है। पहले से उपस्थित आंकड़ों को व्यवहार में लाना, वही जो हमने आपको द्वितीय डेटा के बारे में बताया था, सेम वही बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तीसरा है अन्वेषणात्मक शोध। अन्वेषणात्मक शोध जो होता है अपना, इसे इंग्लिश में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाता है। ये अन्वेषणात्मक शोध, अन्वेषण मतलब हमने क्या बताया
कि कोई चीज नवीन खोज, नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ हो, नई चीजें कोई आप खोजी हो, जैसे प्राथमिक डेटा। अभी अपने मौलिक सूत्र में बताया था कि उसमें प्राथमिक डेटा था, इसमें प्राथमिक डेटा है, लेकिन इसकी जो प्राकल्पना है, जो हाइपोथेसिस है, वो रद्द होने की संभावना भी होती है। आई बात समझो, जरूरी नहीं कि हर एक प्रयोग सफल ही हो, असफल भी हो सकता है। इसकी जो प्राकल्पना, जो कल्पना इसमें बनाई गई है, हाइपोथेसिस जो बनाया गया है, वो रद्द भी होने की संभावना इसमें होती है। आगे देखिएगा, चौथा है वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध जिसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। किसी घटना या समस्या का विस्तृत अध्ययन जब आप करते हैं, वो वर्णनात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक मिला आपको, कोई भी ऐसा पॉइंट मिल गया जिसकी घटना या समस्या का आप विस्तृत रूप से अध्ययन करें, वो वर्णनात्मक शोध है। अगला है पांचवा प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। इसमें क्या किया जाता है कि विज्ञान विषय से संबंधित, विज्ञान विषय का अगर कोई टॉपिक है जिसे प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष जिसमें प्राप्त किया जाता है, पहले प्रयोग करते हैं उसके बाद निष्कर्ष आपको प्राप्त हो रहा है, वो प्रयोगात्मक शोध होता है। आई बात समझ में। अगला देखिएगा निदानात्मक शोध। जो निदानात्मक शोध होता है, इसे डायग्नोस्टिक रिसर्च कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि समस्या का मूल कारण ढूंढना। कोई भी पेशेंट होता है ना, तो डॉक्टर पहले उसके शरीर की जांच करके उस रोग को जानने की कोशिश कर रहा है, वो डायग्नोस करने की कोशिश करता है, समस्या के मूल कारण को ढूंढने की कोशिश करता है कि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका रियल कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो हो गया निदानात्मक शोध। अगला है मूल्यांकनात्मक शोध। मूल्यांकनात्मक शोध का क्या मतलब है? इवेल्युएटिव रिसर्च इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जैसे किसी समुदाय या समाज के ऊपर किसी भी कानून का कोई नीति आई है, वो नीति का या फिर कोई योजना लागू हुई, उस योजना का क्या प्रभाव पड़ा, उसकी जब जानकारी आप ज्ञात करते हैं, वो मूल्यांकनात्मक शोध होता है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, लास्ट में आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो कार्य किस स्तर तक सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, वो मूल्यांकनात्मक शोध कहलाता है। आई बात समझ में। अगला है विश्लेषणात्मक शोध, एनालिसिस रिसर्च होता है, जिसमें जटिल घटनाओं को सरलीकृत करके प्रस्तुत करना। कोई ऐसी चीजें हैं जो कठिन है, लेकिन आप उनको खंडों में तोड़ तोड़ के उसके बारे में बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो विश्लेषणात्मक शोध होता है। आई बात समझ में। आगे देखिएगा, अनुभव मूलक शोध। अनुभव मूलक शोध को इंग्लिश में इंपेरिकल रिसर्च कहते हैं। इंपेरिकल रिसर्च, जैसे इसमें देखिएगा कि ये क्या होता है, शोधकर्ता द्वारा स्वयं क्षेत्र भ्रमण व अवलोकन द्वारा निष्कर्ष प्राप्त करना। अनुभव मूलक, इसमें अनुभव की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि आप जो कार्य कर रहे हैं रिसर्च में, वो रिसर्च आप किसी के बेस पे मत करिए, आप स्वयं उस क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में उतरिए और उस रिसर्च टॉपिक से संबंधित आप खुद से अनुभव प्राप्त करिए, तब आप उस रिसर्च को लिखिए, वो अनुभव मूलक रिसर्च आपका कहलाता है। अगला है तुलनात्मक, कम कंपेरेटिव जो होता है रिसर्च, तुलनात्मक से तुलना की जा रही है, दो घटना है, उन दोनों घटनाओं की आपस में तुलना करते हैं आप, जो है वो तुलनात्मक रिसर्च आपका कहलाता है। अगला है एक्शन रिसर्च, इसे हिंदी में क्रियात्मक रिसर्च कहा, शोध कहलाता है ये। जैसे गतिविधि व अनुसंधान दोनों साथ साथ चलना। कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, ठीक, इसके साथ ही साथ उसमें क्या समस्या उत्पन्न हो रही है उसको भी आप साथ ही साथ देख रहे हैं। जैसे हम आपको यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाने के साथ ही साथ हम आपका कमेंट बॉक्स भी चेक करते रहते हैं कि किस स्टूडेंट का जो है क्या कमेंट आया है, क्या क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों चीजें जब हम साथ में कर रहे हैं, ठीक, तो वो चीज क्या कहलाएगी? एक्शन रिसर्च कहलाएगा। वहीं पे पूरी क्लास पढ़ाने के बाद हम लास्ट में आप लोगों से पूछें कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर जो है लास्ट में हम इंतजार करें कि आपका रिजल्ट आएगा, तब देखेंगे कि आपको हमने सही पढ़ाया था या गलत पढ़ाया था, तो वो चीजें नहीं, वो नहीं करना है। यहाँ पे कार्य के साथ साथ, रिसर्च के साथ साथ उसके बारे में मूल्यांकन भी करते रहना, वो एक्शन रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध जिसे हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। जैसे किसी ऐतिहासिक घटनाओं का जब आप अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट टाइम एक बार रिसर्च हो चुका है, उसमें ऐतिहासिक टाइम की बात आप कर रहे हैं, आज उस पर आप फिर से टॉपिक प्रेजेंट टाइम में उसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसका द्वितीय डेटा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जो आप रिसर्च करते हैं, वो ऐतिहासिक शोध कहलाता है आपका। अगला है निर्जातिविद्यात्मक।
जिसे इथोग्राफिक रिसर्च कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है कि जहाँ किसी की संस्कृति, किसी समुदाय, किसी सभ्यता आदि का अध्ययन किया जाता है, वो निर्जात विद्यात्मक होता है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, दीर्घकालिक शोध, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होता है, इसमें क्या होता है देखिएगा, जब भी हमने बताया आपको, किसी जो जनगणना होती है, एक लंबे समय के बाद आप उसके बारे में जान पा रहे हैं कि किस क्षेत्र विशेष में क्या परिवर्तन आया है, क्या नहीं आया है। किसी चिकित्सा विज्ञान की जब बात करते हैं, ठीक है, कोई रिसर्च चल रहा है कि एक रोग से निपटने के लिए किस प्रकार का टीका बनाया जाए कि उस रोग से लोगों को बचाया जा सके, इस पे लंबे समय तक रिसर्च चल रहा है, ठीक है, तो दीर्घकालिक शोध हो गया। आई बात समझ में? आगे हम बात करेंगे गुणात्मक अध्ययन और मात्रात्मक अध्ययन के बारे में। जो गुणात्मक अध्ययन होता है ये क्वालिटेटिव होता है, वहीं पे जो मात्रात्मक अध्ययन होता है इसे इंग्लिश में क्वांटिटेटिव स्टडी कहते हैं। क्वालिटेटिव जिसे में गुण की बात की जा रही है, क्वांटिटेटिव उसकी मात्रा की बात की जा रही है। नाम से तुरंत डिफरेंट समझ में आ रहा है। जब किसी भी छोटी इकाइयों का गहनता से उनके गुणों का अध्ययन आप कर रहे हो, ठीक है, ये चीजें जो है आप अगर कर रहे हैं, उनके गुणों का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, वो गुणात्मक अध्ययन होगा। इसमें आप कोई भी चीज विषय निष्ठता यानी कि सब्जेक्टिव में बताते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम होता है सब्जेक्टिव बेस्ड होता है और फिर ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चंस, ठीक है, ये दोनों बेस पे होता है। तो जब भी आप सब्जेक्टिव में लिख रहे हैं तो उसमें आप उनके गुणों के बारे में अच्छे से बता रहे हैं, ठीक। वहीं पे आप जब ऑब्जेक्टिव करते हैं, वस्तुनिष्ठता वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो उसमें बड़े स्तर पर आंकड़ों का ऊपरी स्तर पर ही अध्ययन कर लिया जाता है कि नॉर्मल मेन पॉइंट क्या है। कोई भी आप अध्ययन करें उनका मेन मेन पॉइंट क्या है, वो बातें आपको बताई जाती हैं, ठीक है। आपको यहाँ थियरी क्लास पढ़ाया जा रहा है ना, ये गुणात्मक है, आप उसके बारे में डिटेल्स में जान रहे हैं, लेकिन वहीं पे आपको जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है, वो मात्रात्मक अध्ययन के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में? आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके संबंधित हम, देखिएगा, व्याख्या विरोधाभास पद सामान्यतया निम्न में से किसमें प्रयोग की जाती है? व्याख्या विरोधाभास पद सामान्यतया निम्न में से किस में प्रयोग की जाती है? इसमें कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? विरोधाभास पद, अभी इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं। इसका जो आंसर है वो है पर सांस्कृतिक शोध। विरोधाभास, एक पॉइंट आप लोग इसको याद रखिएगा, विरोधाभास की बात की गई है और ऑप्शन में आंसर हमने सही बताया आप लोग को, पर सांस्कृतिक शोध, ठीक है। इसमें देखिएगा पर सांस्कृतिक शोध आखिरकार होता क्या है, इसको आप समझेंगे तब आप डिटेल्स में समझ पाएंगे। देखिएगा, पर सांस्कृतिक शोध क्या है? क्रॉस कल्चरल रिसर्च, जैसे संस्कृतियों का वह शोध जिसमें विभिन्न समाजों के बीच मूल्यों, प्रथाओं आदि में समानता और अवलोकन शामिल होता है। इसमें मानव मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं व व्यवहारों का व्यवस्थित अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप दूसरे कल्चर के हैं, महिला जो होती है, जो लड़कियां होती हैं, दूसरे कल्चर में पली बढ़ी है लेकिन उनका विवाह दूसरे कल्चर में हो रहा है, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, कुछ समानता देखने को मिलेगी, कुछ विरोधाभास जो देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे टॉपिक पे संबंधित अगर कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, वो पर सांस्कृतिक शोध या फिर क्रॉस कल्चरल रिसर्च कहलाता है। यहाँ पे आपने देखा विरोधाभास पद अगर देखने को मिले, तो ऐतिहासिक में भी नहीं मिला आपको, अंतर वस्तु शोध में नहीं मिला, नीति शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको, पर सांस्कृतिक शोध में ये बातें देखने को मिलती हैं। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। अपना हित बनाने के लिए, अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए, उचित रूप से नहीं, अनुचित रूप से आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो चीजें कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाएगा? क्या अनुचित विज्ञान कहलाएगा, नेमी विज्ञान कहलाएगा, अविज्ञान कहलाएगा, या फिर कचरा विज्ञान कहलाएगा? इसमें से क्या कहलाएगा? ऐसी चीज जो अनुचित रूप से आप बढ़ावा दे रहे हैं उसमें, वो चीजें आपकी कहलाएंगी जो है, इसमें कहलाएंगी आपकी कचरा विज्ञान, ठीक है। कचरा विज्ञान क्या होता है कि गलत व भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत करना व निष्कर्ष प्राप्त करना कचरा विज्ञान कहलाता है। कोई भी ऐसा फालतू का आपके मोबाइल पे ऐड आ रहा है, वो ऐड बता रहा है कि इस प्रकार के आप जो है शैम्पू, कंडीशनर,
या फिर कोई भी साबुन वगैरह है, कोई भी ऐसा मटेरियल आप यूज करते हैं तो आपको उसका कितना अच्छा इफेक्ट दिखा करके बताते हैं। किस लिए? ये भ्रामक ऐड देते हैं जिससे कि लोग उसके तरफ आकर्षित हों। अपने किसी भी उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए ऐसा भ्रामक कोई चीजें कर रहे हैं, वो कचरा विज्ञान कहलाता है। इससे संबंधित जो भी अध्ययन हो रहा है वो कचरा विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसमें वो लोग अपना हित कर रहे हैं, उचित रूप से नहीं, अनुचित रूप से दिखा करके, भ्रामक ऐड दे करके कर रहे हैं। वो क्या कहलाएगा? कचरा विज्ञान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वेक्षण शोध में मुक्त प्रश्नों का लाभ नहीं है? मुक्त प्रश्न और एक होता है, जैसे इसका आंसर अभी आपको आगे और बताएंगे इसके बारे में हम। मुक्त प्रश्न का मतलब होता है आप किसी भी क्वेश्चन का जो है खुल के अपने शब्दों में जब आंसर देते हैं। ये बात पहले आप समझ लीजिए। एक होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज इंडेड। जो क्लोज होता है वो बंद होता है, आप अपने शब्दों में आंसर नहीं दे सकते। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आप अपने शब्दों में उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। जो उसका फिक्स है वही आप उसका आंसर करेंगे, लेकिन जो सब्जेक्टिव होता है उसे आप उस पॉइंट से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित अपने शब्दों में आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो जो आप अपने शब्दों में आंसर दें वो मुक्त प्रश्न है, लेकिन वहीं पे जो आप अपने शब्दों में आंसर नहीं दे पा रहे वो बंद प्रकार का प्रश्न होता है। तो इससे पूछ रहा है कि इसे मुक्त प्रकार का प्रश्न नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि नहीं है पूछ रहा है। देखिए, वे उन अन्वेषणकारी क्षेत्रों हेतु उपयोगी है जिसमें शोधकर्ता के पास सीमित ज्ञान है। अगर सीमित ज्ञान होगा तो क्या वो मुक्त प्रश्न होगा? नहीं होगा। जो मुक्त प्रश्न है, ओपन इंडेड क्वेश्चन है, इसमें तो आपको जो है अपने शब्दों में रखना है ना, सीमित नहीं, असीमित होगा। उसमें अपने शब्दों में कुछ भी आंसर जो उससे संबंधित है, आपके जो शब्द है जो आप जान रहे हैं वो सब आंसर दे रहे हैं, वो सीमित ज्ञान नहीं होगा। इसका मतलब आपका आंसर नंबर यही सही हो जाएगा, बाकी आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी, देखिएगा, जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ बात की जा रही है लिंग अध्ययन के बारे में। जब भी लिंग अध्ययन के बारे में बात किया जाएगा तो इसमें से क्या होगा? क्या वो मनोसामाजिक प्रभाव होगा, या फिर मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा, जैव सामाजिक प्रभाव होगा, या फिर पर्यावरणीय प्रभाव होगा? इसमें से कौन सा प्रभाव हो सकता है? इसमें से जो प्रभाव होगा वो होगा आपका जैव सामाजिक प्रभाव। ठीक है, जैव सामाजिक प्रभाव। आई बात समझ में? जैव सामाजिक प्रभाव, क्योंकि इसमें जो जैव वर्ड है, ये जैव और यहाँ पे लिंग अध्ययन, लिंग और जैव सामाजिक, ये बातें यहाँ से आप इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको आंसर आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान किस स्टेप पे कार्य कर रहा है, वो रिसर्च के चरण को आप पढ़ लेंगे। रिसर्च के चरण, सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे आपका समस्या की पहचान करना। किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है, किसी क्षेत्र में आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, आप उनकी पहले समस्या को पहचान लीजिए। फिर साहित्य समीक्षा करना, आप उनसे संबंधित जो है, जो भी आपको समस्या मिली उससे संबंधित आप उन टॉपिक पे पहले से क्या बातें की गई हैं उनका समीक्षा कर लेते हैं। उन पे क्या बातें लिखी गई, क्या उन पे पहले रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ है, उन साहित्य का समीक्षा कर लेते हैं आप। इसके बाद प्राकल्पना का निरूपण करना, जो सारी चीजें आप देख लेते हैं। फिर आप अपना एक जो है आप अपनी परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना, कल्पना की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, यहाँ परिकल्पना की बात की जा रही है। फिर आप एक अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद शोध अभिकल्प। शोध अभिकल्प का मतलब है कि आप रिसर्च किस प्रकार से करेंगे, किन विधियों का प्रयोग करके करेंगे, वो डिजाइन तैयार करते हैं, किन किन विधियों का प्रयोग करके आप चीजें करेंगे। शोध अभिकल्प के बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट जो है आपका आंकड़ा संग्रह। आंकड़ा संग्रह जो होता है, आपने डिजाइन जो बना लिया कि किस डिजाइन पे, किस अभिकल्प पे हम जो है अपना कार्य करेंगे, अपना रिसर्च करेंगे, किन किन विधियों का प्रयोग करके रिसर्च करेंगे। इसके बाद अब आप उस क्षेत्र विशेष से जो है उस समस्या से संबंधित डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके बाद है आंकड़ा विश्लेषण। अब आप जो है डेटा जो प्राप्त किए, जो आपने डेटा प्राप्त किया, आंकड़ा संग्रह किया है, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे, ये चीजें अगर हैं तो ऐसी क्यों हो रही हैं। ठीक है, ये बातें आप जानने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद है जो भी आपने विश्लेषण किया,
विश्लेषण करने के बाद आपको उसका निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, उसके बारे में आपने क्या जाना, क्या समझा कि अगर वो समस्या यहाँ पे थी इस क्षेत्र विशेष में, तो वो चीज़ें किस प्रकार से हो रही हैं, उनका आप सामान्यीकरण करते हैं और निष्कर्ष निकाल करके बताते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार से आप इसको आसानी से याद करते हैं, वो चीज़ें देखिएगा। जो समस्या की पहचान आप करें, इसे इंग्लिश में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक, फिर है लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। ये हो गया आपका इंग्लिश में इसके स्टेप रिसर्च के। ठीक है, और इसको जो हम याद करते हैं, इसका जो सीक्वेंस है आपके एग्जाम में, इसको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि समस्या की पहचान अगर कहीं दी जा रही है तो वो फर्स्ट पॉइंट पे होगा, और इसके बाद जो है विश्लेषण कर रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है। ये समस्या की पहचान और ये निष्कर्ष दोनों को आप याद रखेंगे कि सबसे पहले समस्या होगी, लास्ट में निष्कर्ष होगा। ये 2 पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, और इसके बीच में जो बातें कही गई हैं आप सीक्वेंस से अगर याद करें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप इसको इंग्लिश में कोई पॉइंट इसका याद रखना चाहते हैं तो इंग्लिश में शॉर्ट में एक स्टेप याद रखिएगा, पीएचडी कैग। पीएचडी कैग एक पॉइंट है। पी से प्रॉब्लम, एच से हाइपोथेसिस, डी से डिजाइन, सी से क्या है कलेक्शन, ए से एनालिसिस, जी से जर्नलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका पीएचडी कैग शॉर्ट में, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से ये 6 पॉइंट आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग इसको। अब हम बात कर लें, अभी आपने देखा परिकल्पना, तो कल्पना और फिर परिकल्पना दोनों में क्या डिफरेंस है, कल्पना और परिकल्पना में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी सोच ले रहे हो बिना किसी तथ्य के, जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पढ़ा लिखा ही ना हो, बिल्कुल पढ़ ना रहा हो, लेकिन वो कल्पना करे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं 4 व्हीलर लूंगा, उसके बाद जो है अपना बड़ा सा बंगला बनवाऊंगा, उसी में रहूंगा, अपनी फैमिली को इस प्रकार से लेके घूमूंगा। मतलब बिना तर्क की बात वो सोच रहा है, क्योंकि उसने कोई मेहनत ही नहीं किया है। मतलब बैठे बैठे कुछ भी सोच रहा है, वो बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से बैठे बैठे वो कुछ भी कर रहा है, तो वो अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ है, वो इमेजिन कर रहा है केवल। लेकिन वहीं पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, क्या ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी मेहनत के आधार पर, मेहनत जो है वो तथ्य है, उस तथ्य के आधार पर वो वैज्ञानिक ढंग से वो सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं इसके आधार पे अगर वो कल्पना बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। वो उसकी हाइपोथेसिस है, वो परिकल्पना है। आई बात समझ में? इस प्रकार से कल्पना और परिकल्पना में आपने डिफरेंट देखा। आगे देखिएगा, इससे संबंधित जो आपने अभी देखा रिसर्च का जो टॉप आपको स्टेप बताया गया था, उससे संबंधित प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, शोध संघटकों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले शोध योजना बनाना, क्या पहले आप शोध योजना बनाते हैं। आंकड़े एकत्र करना, तीसरा है निष्कर्ष निकालना, फिर है शोध प्रश्न या फिर उद्देश्यों का निरूपण करना, फिर है आंकड़ों का विश्लेषण करना। इसमें आप लोग अरेंज करिए, खुद से देखिए क्या आंसर मिलता है आप लोग को। इसमें खुद से आप लोग देखिए कुछ आंसर मिलता है आप लोग को। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि क्या करना है, समस्या पहचाननी है, साहित्य की समीक्षा करना है, फिर परिकल्पना बनानी है, डिजाइन बनानी है, डेटा कलेक्शन करना है, डेटा का विश्लेषण करना है, और इसके साथ ही साथ लास्ट में हमको एनालिसिस करना है और निष्कर्ष निकालना है। ठीक, तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट देखिएगा आप लोग, निष्कर्ष कहाँ लिखा है। यहाँ की समस्या की पहचान करना तो लिखा नहीं है, लेकिन इसमें निष्कर्ष निकालना जरूर लिखा है। ठीक है, निष्कर्ष निकालना लिखा है, ये लास्ट में होगा। ठीक, निष्कर्ष निकालना ये पॉइंट लास्ट में आएगा। तो सी लास्ट में कहाँ है, ये दोनों पॉइंट में है, फर्स्ट और सेकंड में है। ठीक, अब देखिएगा निष्कर्ष निकालना 2 में है, इसका मतलब है कि ये दोनों सही इसमें से हो सकता है, और ये सी और डी थर्ड और फोर्थ गलत है। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या है, गलत है। अब ये दोनों में देखिए बी ई सी लास्ट में दोनों में आ रहे हैं ना। अब आपको इतना पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें देखिए बी ई सी दोनों में कॉमन आ रहा है। अब ए और डी में कंफ्यूजन है, पहले ए रहेगा कि डी रहेगा। पहले ए देख लीजिए आप, देखिए
शोध योजना बनाना, पहले आप योजना बनाएंगे या फिर डी वाला ऑप्शन देखिएगा आपकी शोध प्रश्न उद्देश्यों का निरूपण करना। आप रिसर्च क्या करेंगे, आपका उद्देश्य क्या है, आप पहले उद्देश्य अपना देखेंगे कि हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करना है, वो उद्देश्य बनाते हैं, उसके बाद उस रिसर्च को करने के लिए आप योजना बनाएंगे। तो इसमें से ऑप्शन पहले डी सही होगा, उसके बाद ए आएगा। ठीक है, फर्स्ट में ये होगा और सेकंड में ये होगा। ठीक है, डी फर्स्ट पे होगा और ए जो है वो सेकंड पे होगा। तो इसमें डी पहले कौन सा है, दूसरे पे है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। आई बात समझ में। अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सर्वेक्षण शोध निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। आप कहीं पे जो है सर्वेक्षण कर रहे हैं, यानी कि आप फील्ड में उतर के खुद से रिसर्च कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, क्या वो रचनावाद है, शास्त्रार्थ मीमांसा है, व्याख्यात्मकता है या प्रत्यक्षवाद, इसमें से क्या है। इसमें से आपको ऑप्शन सही होगा प्रत्यक्षवाद, यानी कि आप प्रत्यक्ष रूप से उस फील्ड में उतर के खुद से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्षवाद। आप फील्ड में सर्वेक्षण के खुद से अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देख करके आप रिसर्च कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन जो है वो है सूची मिलान करना है आप लोग को, फर्स्ट सूची और सेकंड सूची। इसमें देखिएगा आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है। अब इसमें देखिएगा फर्स्ट सूची में आपको रिसर्च के टाइप दिए गए हैं, जो मौलिक अनुसंधान, व्यवहार अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन परक अनुसंधान। इनको आपको किस में मैच करना है वो देखिएगा। इसमें आपको ये बातें समझ में आए थे कि मौलिक अनुसंधान जो फर्स्ट टाइम आपने रिसर्च किया था, व्यवहार अनुसंधान जो आपने व्यवहार में लागू किया था, क्रियात्मक अनुसंधान जो कार्य करते हुए आपने उसका साथ ही साथ उसका रिव्यू भी देखते जा रहे थे सही हो रहा है या नहीं, मूल्यांकन परक अनुसंधान लास्ट में आप उसका मूल्यांकन कर रहे थे। ठीक, ये बातें आपको चारों समझ में आ रहा है। तो इसमें आंसर क्या आप देख पाएंगे, इसमें देखिएगा जो मौलिक अनुसंधान है वो क्या होगा, क्षेत्र विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में ज्ञान कोश का संवर्धन, यानी कि आप अपने ज्ञान कोश में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वाले में आपने मौलिक अनुसंधान में पढ़ा था। ठीक है, दूसरा था आपका व्यवहार जो अनुसंधान है, ये पूर्व सिद्धांतों को प्रयोज्यता का अन्वेषण करना। ये चीज आपने पढ़ा था ना कि जो पूर्व के सिद्धांत थे, जो पहले के प्राथमिक रिसर्च थे, उसको अपने व्यवहार में प्रयोज्यता का अन्वेषण किस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड था, जब व्यवहार में अनुसंधान को लागू कर रहे थे। तीसरा जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ये क्या होगा, प्रदत्त, सेकंड में देखिएगा ये थर्ड वाला सी वाला सेकंड में जाएगा, पर प्रदत्त परिस्थितियों में सुधार लाना। ठीक है, कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनमें आप सुधार भी करते जा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं ना, एक्शन रिसर्च इंग्लिश में इसको बोला जाता है। ये बातें हो गई। डी वाला है मूल्यांकन परक, जो है ये हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करना, क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी भी हस्तक्षेप का, उसका आकलन कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, ये मूल्यांकन कर रहे हैं आप। डी वाला फर्स्ट में जाएगा। इसमें देखिए डी वाला फर्स्ट में कहीं पे है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और फिर डी वाला भी नहीं है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। इसमें बी वाले में देखिएगा सबसे पहले ए वाला चौथे में गया, ए वाला चौथे में, बी वाला तीसरे में, सी वाला दूसरे में, डी वाला फर्स्ट में। यही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 11। इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि कार्य करते हुए आप उसकी जो समस्याएं थी उसको साथ ही साथ सॉल्व करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च होगा, ये आपका क्रियात्मक शोध होगा। ठीक है, आप उसकी क्षमता में सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, क्रियात्मक शोध होगा, मौलिक शोध नहीं होगा। मौलिक शोध तो फर्स्ट वाला था। व्यवहारिक जो शोध है वो आप व्यवहार में लागू कर रहे थे। निजातीय शोध जो आपको संस्कृति, किसी जाति विशेष पे, किसी समुदाय पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था उसके बारे में आप अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन में जो क्षमता में सुधार की बात की जा रही है वो क्रियात्मक शोध होगा। आई बात समझ में। आगे हम बात करेंगे निदर्शन या प्रतिदर्श, जिसे इंग्लिश में सैम्पलिंग कहा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक,
कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के साथ-साथ आप एक सैंपल लेते हैं। जैसे आप कहीं मार्केट में गए, कहीं दुकान पे गए, किसी चीज़ की जाँच करनी है तो आप सैंपल निकाल लेते हैं। पहले आप अपने कस्टमर को सैंपल दिखाते हैं कि ये चीज़ अगर आपको पसंद हो तो इससे संबंधित प्रोडक्ट आपको दिखाया जाए, ठीक है? जैसे चावल खरीदना है तो पूरा बोरे का चावल आपको नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा-सा हथेली में ले आकर के आपको उसको सैंपल दिखा रहे हैं कि इसके दाने कैसे हैं, तो वो सैंपल उसी प्रकार से रिसर्च भी किया जाएगा ना, तो वही बातें हैं। देखिएगा, समग्र या समष्टि में से कुछ इकाइयों को चुनने की विधि ही निदर्शन कराती है, यानी कि ढेर सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ इकाई को ले आके आपको चुनने की विधि का निदर्शन कहलाता है। आप उसमें से चुन रहे हैं कोई चीज़, कोई देख रहे हैं, तो वो आपका निदर्शन या सैंपलिंग कहलाता है। आप चावल डाले हैं किसी बर्तन में, आप उसमें एक टू एक दाना उठा के देख रहे हैं जो है कि ये चावल पका हुआ है या फिर नहीं पका हुआ है, ठीक? ये डेफिनेशन हो गया। समग्र या समष्टि में से कुछ इकाइयों को चुनने की विधि ही निदर्शन कहलाती है, सैंपलिंग कहलाती है। इसके बाद एक डेफिनेशन और देखिएगा, संपूर्ण जनसंख्या की विशिष्टताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला निदर्शन वास्तविक मान को अनुमानित करने में परिशुद्धता और यथार्थता होती है। यानी कि जो संपूर्ण जनसंख्या है उनमें से सबकी जो विशिष्टता है, उनको कोई एक पॉइंट ऐसा होगा वो दर्शाता होगा कि वो सभी में सेम वही बातें हैं, तो वो उस सभी जनसंख्या की जो है परिशुद्धता और उसकी वास्तविकता को दर्शाता है, ठीक है? कोई आप चावल का एक दाना निकाल के बर्तन में से चेक कर रहे हैं कि वो पका हुआ है या नहीं, इसका मतलब वो जो पका हुआ एक टुकड़ा आप निकाले हैं, एक दाना निकाले हैं, वो उस बर्तन के संपूर्ण चावल का जो है बता रहा है कि अगर ये पका है, इसका मतलब पूरा पका हुआ है। तो पूरे संपूर्ण जनसंख्या के बारे में बता रहा है। ऐसे कहीं आप क्षेत्र में कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, आप सैंपल के रूप में ले रहे हैं, तो वो आपको जो है पूरी जनसंख्या के बारे में आपको बता रहा है। और इसके साथ ही साथ यह पक्षपात रहित व पूर्वाग्रह मुक्त होता है। इसका मतलब है कि ढेर सारी जनसंख्या में से आप किसी को एक को उठा के रिसर्च कर रहे हैं, ढेर सारे व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को, तो ये तो पूर्वाग्रह मुक्त हुआ ना, कोई पक्षपात नहीं हुआ। उन सभी जनसंख्या में से आप किसी को भी उठा सकते थे, कोई फिक्स तो था नहीं कि आप उसी एक व्यक्ति को उठाएंगे, कि हर 10वें नंबर पे आप उस व्यक्ति को उठाएंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। पहले से फिक्स था कि वो 10 संख्या पे व्यक्ति को बैठाया जाएगा। हो सकता है उस हर 10 संख्या पे वही व्यक्ति बैठा हो जिसमें वो समस्या ना हो, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जब संपूर्ण को बैठा करके आप उसमें से संख्या में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो है ये पक्षपात रहित होगा। इस सैंपलिंग की कुछ विशेषताएं बताई गई, वो विशेषता आप लोग देखिएगा। इसकी विशेषता में पर्याप्त आकार होगा। जब भी आप सैंपलिंग लेंगे संपूर्ण जनसंख्या से, उन सभी का पर्याप्त आकार होगा। सभी एक ढेर सारी जनसंख्या में से पर्याप्त आकार होना चाहिए। इसके बाद जब इस प्रकार से आप सैंपलिंग लेते हैं, उसमें विश्वसनीयता भी पाई जाती है, तार्किक ज्ञान पाया जाता है, तर्क ज्ञान पाया जाता है तथा अनुभव पर आधारित चीजें मिलती हैं, और फिर भेदभाव से स्वतंत्र होते हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं होता है। लचीलापन भी देखने को मिलता है। अगर आप उस व्यक्ति को नहीं उठा रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को भी उठा सकते हो जनसंख्या का सर्वेक्षण करने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए, ठीक है? इकाइयों की स्वतंत्रता होती है। कौन सी इकाई, यानी कि किस व्यक्ति को आप उठा रहे हैं, इसमें स्वतंत्र हैं आप। ऐसा कोई फिक्स करके नहीं बताया गया है कि हर 5 व्यक्तियों के अंतराल पे आप किसी व्यक्ति को उठाएंगे, ऐसा कुछ फिक्स है नहीं। तो यहाँ इकाइयों को चुनने की आपकी स्वतंत्रता होती है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं आपके, वो देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में है, शोध में अच्छे परिदृश्य की क्या विशेषता हो सकती है? सुगमता पूर्वक प्राप्त, समग्र विशिष्टताओं को का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, शोधकर्ता का व्यक्तित्व हित रक्षण हो, वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थता हो, या फिर पक्षपात रहित हो। इसमें से क्या हो सकता है? अभी आपने पढ़ा कि जो है आपकी सैंपलिंग, उसमें क्या विशेषता है, तो वो विशेषता में सबसे पहले आपने देखा कि सुगमता पूर्वक प्राप्त, नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा है समग्र विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, ऐसा ही आप यूनिट चुनेंगे जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। इसका मतलब है कि अगर आप किसी एक को उठा रहे हैं तो वो सभी के बारे में, सभी की विशेषता दर्शा रहा है। सेकंड बी वाला ऑप्शन सही है आपका। फिर सी वाला देखिए, शोधकर्ता का व्यक्तिगत हित रक्षण, क्या ये सही है? व्यक्तिगत हित रक्षण की बात नहीं करनी, यहाँ पक्षपात रहित करना है आपको। सेकंड के बाद थर्ड भी गलत हो जाएगा। बी वाला सही है, सी वाला गलत है।
फिर देखिए डी वाला क्या कर रहा है कि वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थता, जो वास्तविक मान है उसका अनुमान लगाने में आपको वास्तविक चीजें प्राप्त होंगी, ये सही है। ठीक, डी वाला ऑप्शन सही है। फिर पक्षपात रहित, सही बात है, जो प्रतिदर्श से आपको सैंपलिंग है वो पक्षपात रहित होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? क्या ए बी सी सही है? नहीं, ए नहीं है। ए वाला कौन कौन से में है? ए सी, देखिए जिस ऑप्शन में होगा वो गलत होगा। ए किसमें है? इसमें ए है, गलत। इसमें सी है, गलत है। इसमें ए नहीं है कि सी है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला। इसमें देखिएगा बी डी ई, ये ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शोध की वैज्ञानिक विधि की क्या विशेषता होती है? जब किसी भी शोध को आप वैज्ञानिक विधि से करते हैं तो उसमें क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी? क्या वो अनुभववाद होगा, वस्तुनिष्ठता होगी, सुव्यवस्थित होगा, गोपनीय होगा, सुरक्षा से संबंधित होगा, भविष्य सूचक होगा? इसमें से क्या हो सकता है? देखिएगा, अनुभववाद, जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं वैज्ञानिक विषयों में, अनुभव होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। दूसरा है वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता सही है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक, सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं तो सुव्यवस्थित भी होगा, तीसरा भी सही है। चौथा है गोपनीयता, गोपनीयता नहीं होगी। ठीक, गोपनीयता नहीं होगी। ठीक, पांचवा सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित नहीं होगा। पांचवा भविष्य सूचक, हाँ, आपका जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके आप रिसर्च करें वो भविष्य सूचक होगा। इसमें ऑप्शन कौन सी होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स किस में है? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स, ये ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य अध्ययन एक प्रकार का है। अनुदैर्ध्य अध्ययन, जनगणना वाले ऑप्शन हमने बताया था, अनुदैर्ध्य अध्ययन करना है। जनगणना में आपने देखा था कि किस क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, इतने समय अंतराल पे किस क्षेत्र में कितना विकास में परिवर्तन हुआ, कितना विकास हुआ, कहाँ पे क्या परिवर्तन आया, कहाँ नहीं हुआ, ये चीज आप जनगणना में देख रहे थे। तो अनुदैर्ध्य अध्ययन आपने किया था। तो क्या इसमें आप ऐतिहासिक चीजें जान रहे थे, क्या सर्वेक्षण कर रहे थे, या फिर दार्शनिक अध्ययन कर रहे थे? नहीं, इसमें आप विकास का अध्ययन कर रहे थे, इसमें आप विकास देख रहे थे, कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ है। आई बात समझ में? इसमें हो जाएगा आपका विकासात्मक अध्ययन। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वव्यापी अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित? पूर्वव्यापी, पहले से ही व्याप्त ऐसा अध्ययन क्या कहलाएगा? क्या वो सामाजिक मुद्दे होंगे, या फिर भाषाई विकास होगा, या फिर राजनीतिक घटनाएं होंगी? इसमें से पूर्वव्यापी अध्ययन में क्या होगा? जीवन संबंधी शोध क्या होगा? इसमें हो जाएगा आपका जीवनी संबंधी शोध। जीवनी की बात की जा रही है, जीवनी यानी कि पहले से ही लिखी गई है ये चीजें। जीवनियां जो है वो जीवनी संबंधी कोई भी रिसर्च हो रहा है वो पूर्वव्यापी अध्ययन है, पहले से व्याप्त अध्ययन है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग जो है शून्य परिकल्पना की बात करेंगे हम। इसके पहले आपने परिकल्पना के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी एक चीज और देखेंगे आप, शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना, शून्य परिकल्पना का क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि आप जो परिकल्पना बनाए थे कि हम इस प्रकार से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इस प्रकार से इतनी अपने चीजें हासिल करेंगे अपने एक नौकरी के बल पे, अगर वो हाइपोथेसिस सही निकला, वो परिकल्पना अगर आपकी सही है तो वो एक सही परिकल्पना है। लेकिन अगर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो शून्य परिकल्पना होगी। जैसे देखिएगा इसमें, इसके बारे में, जब दो चरों में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक, आपने जो बनाया था हाइपोथेसिस वो, और जो आपका निष्कर्ष निकल के आया वो, ये जो दोनों चर हैं इन दोनों के बीच अगर कोई संबंध नहीं होता है तो वो शून्य परिकल्पना कहलाती है। जैसे कल्पना द्वारा किसी क्षेत्र में कोई परीक्षण करने पर निष्कर्ष कुछ भी ना निकले तो वो शून्य परिकल्पना कहलाएगी। यही बात हमने आपको बताया कि कल्पना द्वारा किसी क्षेत्र में कोई परीक्षण आप कर रहे हैं, करने पे पहले आप कल्पना बनाए, उस कल्पना के आधार पे, सॉरी परिकल्पना, जो परिकल्पना है आपकी, यहाँ आप लिख लीजिएगा परिकल्पना। ठीक, यहाँ तब कल्पना, परिकल्पना द्वारा किसी भी क्षेत्र में कोई परीक्षण कर रहे हैं आप जो है, फिर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ना निकले तो वो शून्य परिकल्पना कहलाएगी। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, इसमें देखिए स्नोबॉल प्रतिचयन।
स्नोबॉल प्रतिचयन, इसे इंग्लिश में जो है स्नोबॉल सैंपलिंग या फिर चेन सैंपलिंग कहलाता है। आपको अभी हमने सैंपलिंग बताया था, निदर्शन या प्रतिदर्श, यानी कि जो आप सैंपल ले रहे थे, उसमें एक स्नोबॉल प्रतिचयन आता है। आपकी एग्जाम में स्नोबॉल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको देखिएगा कि विशिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के दौरान होने वाला प्रयोग जिसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाए और ढेर सारे समूह का पता चले, यानी कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति के दौरान आप कोई प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आपको एक व्यक्ति से रिसर्च करने के लिए डेटा आप प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक व्यक्ति मिला, फिर एक व्यक्ति से दो व्यक्ति प्राप्त हुए, वो दोनों व्यक्ति कुछ से और दो व्यक्ति से कोई डेटा प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ढेर सारे व्यक्ति जब बढ़ते जा रहे हैं, उसे स्नोबॉल प्रतिचयन कहलाता है। ठीक, उसे स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। जैसे आपको जानकारी प्राप्त करनी है किसी शराबी व्यक्ति के बारे में, तो आप पहले किसी एक शराबी व्यक्ति को पकड़ते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो और भी शराबी व्यक्ति को जानता होगा, वो दो व्यक्ति के पास पहुंचा, वो दो व्यक्तियों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। ये मतलब सोच लीजिए कि किसी शराबी व्यक्ति के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, कि क्या कौन सा ब्रांड बहुत अच्छा है, या फिर उनका परिवार का उनके साथ क्या है। ऐसा नहीं कि वो नशे में हो तब ऐसा कर रहे हो, आप ऐसे टाइम में रिसर्च नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल टाइम में। या फिर वो दो व्यक्ति दो अन्य को जानते होंगे और वो अन्य को जानते होंगे। इसी प्रकार से जब ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी प्रकार से इधर भी बढ़ती जा रही है, इसी प्रकार संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये स्नोबॉल प्रतिचयन कहलाती है। बॉल से ये याद रखिएगा, ये जो हमने संख्या को बॉल में करके रखा है ना, इसी प्रकार से आप याद रख लीजिएगा इसको, तो ये आपको याद हो जाएगा। ये हो गया स्नोबॉल प्रतिचयन। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, इसी संबंधी एक क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसमें स्नोबॉल प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है? स्नोबॉल प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन क्या आप ऐतिहासिक शोध में करेंगे, विजातीय शोध में करेंगे, विषय वस्तु विश्लेषण में करेंगे, या वृत्तांत विश्लेषण में करेंगे? किसमें करेंगे? ऐतिहासिक में होगा नहीं, विषय वस्तु में होगा नहीं, वृत्तांत विश्लेषण करना था आपको, इसमें व्याख्या से दर्शाना था, वृत्तांत करना था, उसमें होगा नहीं। इसमें होगा कहाँ पे? इसमें हो जाएगा आपका निजातीय शोध में। निजातीय शोध, जहाँ पे आप जैसे समुदाय का अध्ययन करें, समूह का, उनकी संस्कृतियों का, वहां पे स्नोबॉल प्रतिचयन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, हम बात करेंगे प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद की बात करेंगे। प्रत्यक्षवादी भी थे और अप्रत्यक्षवादी थे। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये दोनों में क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है, दोनों में डिफरेंट क्या है? जो प्रत्यक्षवादी थे उनका मानना था कि इंद्रिय और अनुभव ज्ञान ही सत्य होता है। उनका मानना था कि जो हम अनुभव से अपने प्राप्त कर रहे हैं, अपने इंद्रियों से जो चीजें प्राप्त कर रहे हैं, जो भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, वही सत्य है। इसके अतिरिक्त जो भी चीजें हैं वो असत्य है। ये किसका मानना है? ये प्रत्यक्षवाद के लोगों का मानना था। लेकिन वही उत्तर प्रत्यक्षवाद जो बाद में आया, वो क्या कहता है कि हम प्रत्यक्षवाद की बातों को नकार नहीं रहे, लेकिन इसके साथ ही साथ मानवीय मूल्य की भी प्रासंगिकता पर बल दे रहे हैं। इनका कहना है, जो उत्तर प्रत्यक्षवादी, इनका मानना है कि मानवीय मूल्य की प्रासंगिकता पर भी बल दिया जाए। कुछ मानवीय मूल्य होते हैं, हर व्यक्ति की अपने अपने मानवीय चीजें भी होती हैं, जैसे उनकी संवेदनाएं, जिनमें से प्रेम, भाव, इच्छा, ये सारी चीजें जो है ये भी प्रभावित करती है, ये भी सत्य है। ठीक है, इनसे भी जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह भी सत्य होता है। आई बात समझ में? ये हो गया प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद में। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद में। उत्तर प्रत्यक्षवाद में व्यक्ति निष्ठता को भी दर्शाया गया है, जबकि प्रत्यक्षवाद में इंद्रिय और अनुभव के ज्ञान को ही सिर्फ सत्य माना गया था। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद में व्यक्ति की व्यक्ति निष्ठता, उनकी संवेदना का भी, उनके मानवीय मूल्य को भी दर्शाया गया है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा आप लोग, इससे संबंधित एक प्रश्न देखिएगा। सूची में मिलान किया गया है, लेकिन उसको आपको सामने सामने मिला करके तब बताया गया है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, स्रोत आलोचना, इसमें देख लीजिएगा, फर्स्ट है, एक सेकंड है। स्रोत आलोचना, प्रत्यक्षवाद, निर्वचनवाद, पश्च प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद और उत्तर या पश्च प्रत्यक्षवाद, ये दोनों चीजें तो आपने पढ़ लिया।
लेकिन उसके साथ ही साथ आपको जानना है स्रोत आलोचना और निर्वचनवाद क्या है। पहले देखिएगा पहला पॉइंट, सूचना के उद्गम की गुणवत्ता का मूल्यांकन प्रक्रिया। जो सूचना का उद्गम हुआ है, जो सूचनाएं प्राप्त हुई, उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करें तो वो स्रोत आलोचना है। ठीक है, जो स्रोत आपको प्राप्त हुआ था उसके बाद में आप कुछ क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। ठीक, प्रत्यक्षवाद में मानवीय हित अप्रासंगिक था, लेकिन वहीं पे बस प्रत्यक्षवाद में वास्तविकता को निश्चितता पूर्वक नहीं माना जा सकता, इनका मानना था। ठीक है, इन्होंने व्यक्तिनिष्ठता को भी जोड़ दिया। वहीं पे तीसरा था निर्वचनवाद। इसमें क्या था कि प्रेक्षक किए जा रहे प्रेक्षण का एक भाव होता है, एक भाग होता है। ठीक है, निर्वचनवाद वाले जो है वो बता रहे हैं कि प्रेक्षक किए जा रहे प्रेक्षण जो है उनका एक भाग होता है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा आप लोग, अगला आगे हम चर की बात करेंगे। अभी आपने देखा था ना कि दो चरों की बात की जा रही थी, तो वो चर जो है वो चर के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। चर को इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। देखिएगा, जिस वस्तु या घटना के गुणों को मापा जाता है, जिस वस्तु या घटना के गुण को मापा जाता है या मापा जा सकता है, वे चर कहलाते हैं। आई बात समझ में? जो भी आप रिसर्च कर रहे थे, दो व्यक्तियों को ले रहे थे, जो दो समूह को ले रहे थे, वो दोनों क्या थे? दो चर थे। वो दोनों चरों पे आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या है? चर कहला रहे हैं। जब दो वस्तु या दो घटना के गुणों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनको माप रहे हैं, वो चर कहला रहे हैं। ये शोध परिकल्पना के पश्चात प्रयोग किया जाता है। जब शोध परिकल्पना पहले बना लेते हैं, हाइपोथेसिस कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, चर कितने प्रकार के हैं, इनके कई आधार हैं, कई आधारों को बताया गया है। फर्स्ट आधार है इनका चर के प्रकार में, पहले आधार बताया कारणीय संबंधों के आधार पे, किस कारण से हो रहा है उन कारण के संबंध के आधार पे बताया गया है। पहला देख लीजिएगा, स्वतंत्र चर। फर्स्ट वाला है स्वतंत्र चर, इसमें जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन या जोड़ तोड़ किया जा सके, यानी कि इसमें लचीलापन देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा, जो प्रयोग कर रहा है उसके द्वारा परिवर्तन किया जा सके, जोड़ तोड़ किया जा सके, यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, बल्कि अन्य चर को प्रभावित करता है। जैसे कोई भी टीचर है, वो स्वतंत्र चर होता है। क्या टॉपिक पढ़ाना है वो तो निर्धारित है, लेकिन वो कौन सी विधियों का प्रयोग करके पढ़ाएगा उसमें वो परिवर्तन कर पाएगा, क्योंकि कौन से स्टूडेंट को कौन सी लैंग्वेज समझ में आ रही है, कौन सी विधि से वो समझ पा रहा है, ये सब परिवर्तन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति स्वतंत्र चर है, ये स्वयं परिवर्तित कर रहा है, जोड़ तोड़ कर रहा है। यह जो है ये स्वतंत्र है, इस पर किसी अन्य चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा शिक्षक पर, लेकिन शिक्षक के द्वारा जो इसका विद्यार्थी है वो प्रभावित होगा। ठीक है, कि टीचर कौन सी विधि का प्रयोग किया तो स्टूडेंट को समझ में आया, शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो स्वतंत्र चर के द्वारा अन्य चर जो है प्रभावित होते हैं। जो स्वतंत्र चर है इसके भी दो टाइप बताए गए हैं। एक टाइप ई जिसे संचारित चर कहा जा रहा है। ठीक है, संचारित चर कहा जा रहा है। दूसरा है टाइप एस जिसे जैविक चर कहा जा रहा है। ठीक है, टाइप ई को ट्रीटमेंट वेरिएबल, टाइप एस को ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स कहा जा रहा है। टाइप ई जो है इसमें क्या होता है कि जिसमें परिवर्तन करना संभव हो, जिसमें परिवर्तन करना संभव है वो चीजें संचालित चर या टाइप ई कहला रहे हैं, जिससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जिसमें ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसे ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, देखिएगा इस पे जैसे दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि जो शिक्षक है वो स्वतंत्र चर तो है, वह पढ़ाने की विधि में परिवर्तन कर रहा है, आपको दंड देना है या पुरस्कार इसमें परिवर्तन कर रहा है, लेकिन वो किसी स्टूडेंट की बुद्धि को, उसकी प्रजाति को, उसकी आयु को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जो उसे जैविक रूप से प्राप्त हुआ है वो चीजें जैविक है, और जो उसे जैविक रूप से नहीं प्राप्त हुई, टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, वो चीजें वो परिवर्तित कर पा रहा है, वो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, आश्रित चर। स्वतंत्र चर के बाद दूसरा है आश्रित चर। हमने बताया कि आश्रित चर में क्या होगा कि स्वतंत्र चर के जोड़ तोड़ व परिवर्तन के पश्चात इसका प्रभाव जिस चर पर पड़ता है वह आश्रित चर कहलाता है। स्वतंत्र चर जो भी जोड़ तोड़ कर रहा था, जो परिवर्तन कर रहा था, उसके पश्चात इसका प्रभाव स्टूडेंट पड़ रहा था। ठीक है, जिस जिस चर पर पड़ता है वह आश्रित चर कहलाता है। आश्रित चर में देखिएगा डिफरेंट, पढ़ाने की जो विधि है वो स्वतंत्र चर है, जबकि शैक्षिक उपलब्धि एक आश्रित चर है।
टीचर किस विधि का प्रयोग करके पढ़ाया, वो विधि स्वतंत्र चर के अंतर्गत आ रही थी, जबकि स्टूडेंट ने क्या शैक्षिक उपलब्धि हासिल की वह आश्रित चर है। आई बात समझ में। अगला है तीसरा संगत चर। संगत चर के बारे में देखिएगा, जिसके प्रभाव को प्रयोगकर्ता प्रयोज्य यानी कि सब्जेक्ट पर पढ़ने से रोकता है, ये रुकावट डालते हैं, अतः इसे नियंत्रित चर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जिसके प्रभाव को प्रयोगकर्ता या प्रयोज्य, जो प्रयोग करता है प्रयोज्य पर पढ़ने से, यहाँ कामा लगा लीजिएगा आप लोग, जो है प्रयोगकर्ता, जो प्रयोग कर रहा है वो व्यक्ति जिस वस्तु पर, जिस चीज पे प्रयोग कर रहा है वो प्रयोज्य पर पढ़ने से रोकता है, या फिर जो रुकावट डालते हैं। कोई ऐसी चीजें हैं ना जो बाह्य रूप से उसको प्रभावित कर रही हैं, उनको जो है प्रयोगकर्ता रोक रहा है, रुकावट डाल रहा है, वो संगत चर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखिएगा, ये 3 बताए गए हैं। पहला है प्रयोज्य, दूसरा है स्थितिगत, तीसरा है अनुक्रम। प्रयोज्य में व्यक्तिगत चीजें हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को उसकी वायु, उसकी आंतरिक प्रेरणा, उसकी यौन यानी कि वो क्या है, उसका लिंग क्या है, पुरुष महिला छोटा बच्चा क्या है, उसकी बुद्धि, ये सारी जो चीजें हैं जो व्यक्तिगत रूप से ये प्रयोज्य, ठीक है। दूसरा उसकी स्थिति गति, शोरगुल, या फिर कमरे में जहाँ शिक्षा दी है वो गर्मी है, रोशनी नहीं है, ये सारी चीजें जो बाहरी रूप से प्रभावित कर रही है ये संगत चर कहलाती है। अनुक्रम में जैसे किसी समूह पे आप जो है किसी समूह में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है काफी ज्यादा है, और उसके साथ ही साथ आप विभिन्न विधियों का प्रयोग करके उस संख्या के स्टूडेंट को आप विभिन्न विधियों का प्रयोग करके सिखा तो रहे हैं, ढेर सारी विधियों का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना विधि का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने समय से ज्यादा उनको पढ़ाया है, ठीक है। अगर कोई बच्चे की कैपेसिटी जो है कम समय की, उनकी क्षमता कम है थोड़ी ही देर पढ़ने की, लेकिन आप उनको 2-3 घंटे लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं, और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करके पढ़ा तो क्या बच्चे समझ पाए, क्योंकि उसकी उसकी कैपेसिटी उतनी है नहीं, उसकी क्षमता उतनी है नहीं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये चीज़ जो उसका अभ्यास आप करवा रहे हैं उसमें थकान आ जा रही है, तो ये चीज़ें जो हैं उनकी जो क्षमता है, ये सारी चीजें जो हैं उनको प्रभावित कर रही हैं, यानी कि जो ऐसी बाहरी चीजें उनको प्रभावित कर रही है वो क्या कहला रही है, संगत चर कहला रही हैं। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, और इसके साथ ही साथ संगत चर। आई बात समझ में। आगे देखिएगा, ये था कार्य के आधार पर। अब दूसरा है मापन की इकाई के आधार पर बताया गया है। मापन के आधार पर सक्रिय चर और गुणचर 2 बताए गए हैं। सक्रिय चर जिनमें जोड़ तोड़ की जा सके। अब आप सोचेंगे स्वतंत्र चर में भी तो था कि जो प्रयोगकर्ता स्वयं से जोड़ तोड़ कर रहा था, लेकिन वो कार्य संबंध के आधार पे था। ये 2 चीजें एक साथ नहीं देखने को मिलेंगी आपको। जब कार्य चर के आधार पूछा जाए तब वो चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे जब मापन के आधार पूछा जाए तो जिनमें जोड़ तोड़ किया जा सके वो सक्रिय चर, जिनमें जोड़ तोड़ नहीं किया जा सके वो गुणचर। गुण जो है उसमें आप जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का कुछ गुण है तो वो हाँ है उसका गुण, ठीक है। ये हो गया आपका मापन की इकाई के आधार पे। अगला है आपका अध्ययन अभिकल्प के आधार पे चर। इसमें देखिएगा, एक है गुणात्मक चर, दूसरा है मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर में क्या है कि जिन्हें मात्रा के रूप में आप व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, जिनका जो है मात्रा के रूप में आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे वो गुणात्मक चर है। वही मात्रात्मक में है कि जिन्हें मात्रा के रूप में आप व्यवस्थित कर पा रहे हैं वो मात्रात्मक चर हो गए। आई बात समझ में। ये हो गया अध्ययन के अभिकल्प के आधार पे। इन सब के साथ ही साथ चर को आपने पढ़ लिया। चर के बाद आप पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पहले आप देख लीजिएगा, इसमें हम बात कर लें माध्य के बारे में। माध्य को देखिएगा, इसे इंग्लिश में मीन कहते हैं। मेन, मीडियन, मोड, ये 3 चीजें हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहले माध्य के बारे में हम बात कर लेंगे। जो माध्य है देखिएगा, संख्याओं के एक समूह का औसत माध्य होता है। आप औसत जानते हैं, औसतन कोई चीज हो रही है, औसत ज्ञात करना जान रहे, वही माध्य होता है। संख्याओं के एक समूह का औसत माध्य होता है। किस प्रकार से आप इसकी गणना करेंगे? माध्य अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा गणना कैसे करेंगे। सभी संख्याओं को जोड़कर और उन्हें संख्याओं की कुल संख्या से विभाजित करके निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, यहाँ फार्मूला दिया गया है, सूत्र दिया गया है, सिग्मा एक्स अपान एन, सिग्मा एक्स अपान एन
जहां सिग्मा एक्स किसको दर्शा रहा है कि सभी मानों का योग, और n बराबर क्या दिया गया है, मानों की कुल संख्या। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम बताते हैं। फार्मूला यही है आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन। माध्य ज्ञात करना है आपको। आपको संख्या दी गई, जैसे 5 है, 2 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इस प्रकार से आपको संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ आपको संख्या दी गई है, ये कामा करके लिख लीजिएगा। तो इन संख्याओं को आप पहले जोड़ लें। ठीक है, इनको आप प्लस कर लीजिए। ठीक, यहाँ आप इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, आप इसको प्लस कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। इन संख्याओं को आप जोड़ के इसका जो योग होगा, इसका जो योग है वो योग लिख लीजिए यहाँ पे आप। ठीक, यहाँ योग लिख लीजिए। इसके नीचे ये टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्या दी गई है। तो ये 6 संख्या, यहाँ 6 से आप भाग दे देंगे। इसको जोड़ने का जो योग प्राप्त हुआ वो योग बटे ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 से आप भाग देंगे, जो भी आपको आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका क्या, क्या हो जाएगा, माध्य। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप माध्य ज्ञात करते हैं। आगे देखिएगा, माध्यक। जब माध्यक ज्ञात करना हो तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। माध्यक में एक डेटा सेट एक डेटा सेट के मध्य का मान होता है। एक कोई डेटा दिया गया है, ढेर सारी संख्याएं दी गई है, 2 4 6 7 8 कुछ भी दिए गए हैं, 15 16 20 कुछ भी संख्या दिया गया है। उन संख्याओं का एक सेट जो है, उनका जो बीच का मान होगा वही माध्यक कहलाता है। कब, जब उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कोई भी संख्या का एक सेट दिया है, अभी जो हमने आपको जैसे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे बताया था, तो ये संख्या का एक सेट जो दिया गया है यहाँ पे, ये संख्या का सेट जो है इसको पहले आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लें। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में इसको आप लिख लें। उसके बाद जो उसके बीच का मान होगा वही आपका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे आपने लिख लिया 5 है, 2 है, 7 है, फिर यहाँ 3 है, 4 है, 5 है। इस प्रकार से कुछ संख्या दी गई, यहाँ कामा करके आप लिख लीजिएगा। 6, यहाँ पे आप इसको 6 भी लिख लीजिए। ठीक, तो इसको पहले आप अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा। पहले क्या आएगा, देखिएगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6, उसके बाद 7, तब 8 आएगा ना। इसको आप अरेंज करके लिख लीजिए। फिर उसके बाद लिख के बता रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 हो गया। 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 5 हमने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे लिख लीजिए, 5 को भी 5 को 2 बार लिखिए, तब 6 को लिखिए। ठीक, तो ये चीज़ जो आपने देखा, इसको आपने अरेंज कर लिया है ना। तो जो इसके बीच का मान होगा, बीच का मान कौन सा है, 5 है। 3 इधर आपने छोड़ दिया, 3 इधर आपने छोड़ दिया है। ठीक, ये 3 इधर का, 3 इधर का छोड़ दिए। ये जो बीच का ये जो मान है, ये क्या कहलाएगा आपका, माध्यक कहलाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ में आपको कुछ रूल रेगुलेशन भी बताए गए हैं। आप इसकी गणना किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। डेटा को क्रमबद्ध कर ले। यदि डेटा में विषम संख्या में पद है, यदि डेटा में विषम संख्या में पद है तो मध्य वाला पद माध्यक होगा। अभी हमने जो बताया, तो इसमें कितनी संख्या थी, 7 संख्या। 3 इधर का हमने छोड़ दिया था, 3 इधर का छोड़ दिया, जो बीच का था वही माध्यक हो गया था। तो टोटल कितना था, 7 था। 3 इधर, 3 इधर, 3 यहाँ था, 3 यहाँ था, बीच में 1 था, तो 3 3 6 7 संख्या थी। तो 7 संख्या क्या है, विषम संख्या थी। तो आपको आसानी हो गई, 3 इधर हमने छोड़ दिया था, 3 इधर छोड़ दिया, तो बीच वाला हमने ज्ञात कर लिया, माध्यक। ये बहुत ही आसान मेथड था। ठीक, ये बहुत आसान था माध्यक ज्ञात कर। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जहाँ पे यदि डेटा में सम संख्या के पद हो, 7 संख्या की जगह पे ना रह करके 8 संख्या हो, जैसे 2 हो गया, 4 6 5 3 2। ठीक, ये कितनी संख्या है, सम संख्या है।
3 3 6 संख्या है। तो अब क्या करेंगे, तो मध्य के दो पदों में से इधर का 2 छोड़ दीजिए, इधर का 2 छोड़ दीजिए, ठीक है। इधर का 2 छोड़ दीजिए, इधर का 2 छोड़ दीजिए। अब ये जो संख्या है बीच की, ये 2 संख्याएं हैं, बीच की ये 2 संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं को आप क्या करेंगे, पहले पदों में से दोनों का औसत ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों का औसत ज्ञात करके दो पदों का औसत क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ठीक, जब सम संख्या में दिया हो तो बीच के 2 पदों का औसत ज्ञात कर लेंगे, वही उसका माध्यक होगा। लेकिन अगर विषम संख्या है तो इधर का छोड़ दीजिए, इधर का छोड़िए, जो बीच की संख्या बचेगी वही आपकी माध्यक हो जाती है। ये बातें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। अब आगे आप लोग देखिएगा, माध्यक हो गया। अब बहुलक देख लीजिएगा। बहुलक में क्या होता है, मोड इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक। डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाली जो संख्या होती है वही बहुलक कहलाती है। इसकी गणना कैसे करते हैं, डेटा में देखें कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार दोहराई गई है। ये चीज आप पहले देख लेंगे कि कौन सी चीज संख्या है जो बार बार आई है या फिर कई बार आई है। जैसे जैसे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 5 है, 2 बार आ गया, 3 2 9 8, इस प्रकार से बहुत सारी संख्या है, 6 5, ये ढेर सारी संख्या दी गई है ना। अब इन संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो कई बार रिपीट हुई है, देखिएगा 5 ऐसी संख्या है जो कई बार रिपीट हुई है। 1 2 3, 3 बार 5 आया है, और कोई ऐसी संख्या नहीं जो रिपीट हुई हो, बार बार आई हो। तो ये जो संख्या है 5, यही 5 जो है क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। आई बात समझ में। इसकी विशेषता है कि एक डेटा सेट में एक से अधिक बार भी बहुलक हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 5 ही बताया, यहाँ भी 3 भी 2 बार हो सकता था, 3 बार हो सकता था, लेकिन आया नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस संख्या में है नहीं। ये 2 संख्या का भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, यानी ये कई हो सकते हैं एक डेटा सेट में। जो डेटा सेट आपको दिया गया है ये सारा, इनमें से जो है एक भी बहुलक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में। ये हो गया माध्यक और माध्यिका। आगे देखिएगा, जो हाइपोथेसिस आप कर रहे थे, परिकल्पना आप बनाए थे, उसके कुछ परीक्षण आपसे बताए गए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से प्रकार का परीक्षण कब करते हैं, ठीक। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे टी परीक्षण की। हाइपोथेसिस का जो परीक्षण है उसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टी परीक्षण की। इसमें क्या होता है, जब कोई भी संख्या ऐसी दी गई हो जिसका परीक्षण करना हो, किसी जनसंख्या का सर्वेक्षण करना हो, परीक्षण करना हो, रिसर्च करना हो, तो हाइपोथेसिस जब आप बनाते हैं तो उसका परीक्षण करने के लिए आप टी टेस्ट तब करेंगे जब उनकी संख्या 30 से कम हो। 30 से कम संख्या हो तो टी टेस्ट करेंगे। देखिएगा, छोटे नमूना आकार के लिए प्रयुक्त होता है, या जब जनसंख्या का मानक विचलन अज्ञात हो। अभी आपको विचलन के बारे में बताया जाएगा। दोनों चरों का मध्यमान निकालते हैं, फिर दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। 2 चर आपको दिए गए होंगे, दोनों चरों का आप मध्यमान निकाल लेंगे। अभी हमने मध्यमान आपको ज्ञात करना बताया, मध्य का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से टी टेस्ट किया जाता है। आई बात समझ में। अब आप देख लीजिए, अभी विचलन शब्द आया था ना, वो विचलन क्या होता है। विचलन देखिएगा, मानक विचलन एक सांख्यिकी माप को बताता है। कोई भी सांख्यिकी माप की जाए उसके माप को बताता है। इसमें डेटा सेट के माप उसके औसत से कितने फैले हुए हैं। एक डेटा सेट दिया गया है, एक नंबरिंग का सेट दिया गया था, उसके मान जो है, उसका जो मान आपने ज्ञात किया, मध्य का मान आपने ज्ञात किया, उसके औसत से, जो उसका औसत प्राप्त हुआ, उससे कितना फैला हुआ है, कितना विचलन देखने को मिल रहा है, कितना फैलाव देखने को मिल रहा है, वो चीज़ें जो आप ज्ञात कर रहे हैं वो मानक विचलन होता है। आई बात समझ में। मध्य का अंतर क्या होगा, मध्य का अंतर आप कैसे ज्ञात करेंगे। मध्य का अंतर जब भी आपको ज्ञात करना हो तो एक चर के समूह के माध्य को दूसरे से घटा करके अंतर प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से तो घटाया जाता है। ये हो गया मध्य का अंतर ज्ञात करना। ये टी टेस्ट था। अब दूसरा है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट कैसे करेंगे, जब आपकी रिसर्च की जो जनसंख्या थी, जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था, जब 30 से अधिक संख्या हो तो जेड टेस्ट करते हैं। इसका उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। छोटे स्तर पर टी टेस्ट, बड़े स्तर पर जेड टेस्ट। जब मानक विचलन इसमें ज्ञात हो, जब ज्ञात न हो
तो टी टेस्ट, और जब ज्ञात हो तो जेड टेस्ट। आगे देखिएगा, यफ टेस्ट। यफ टेस्ट में क्या होता है, इसमें प्रारंभ की दर निकाली जाती है, सॉरी प्रसरण की दर निकाली जाती है। अब ये प्रसरण क्या होता है? प्रसरण क्या होता है कि यह आंकड़े के बिखराव को दर्शाता है। यदि आंकड़े समान हो तो प्रसरण शून्य होगा। ये बात समझ में आई आपको? जो आंकड़ा दिया गया है उसमें कितना बिखराव है, कितना डिफरेंट देखने को मिल रहा है, वह क्या होगा? प्रसरण कहलाता है। अगर आंकड़े जो उनके समान है तो प्रसरण होगा ही नहीं, अगर थोड़ा भी बिखराव है तो वो प्रसरण होगा। आई बात समझ में? अगला है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर परीक्षण, इसमें क्या होता है कि दो चरों के मध्य संबंध या अंतर को देखते हैं कि यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या सिर्फ संयोग है। इसका मतलब है कि दो सांख्यिकीय जो रूप दिया गया है वो महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है। जो हमने मध्य का संबंध या अंतर को देखा है दो चरों के बीच, दो चरों का हमने रिसर्च किया, उसके बीच हमने संबंध ज्ञात किया, अंतर ज्ञात किया, तो जो सांख्यिकीय रूप हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या फिर बस ऐसे ही हमें प्राप्त हो गया, संयोग बस प्राप्त हो गया है, वो काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला है एनोवा टेस्ट। जो एनोवा टेस्ट होता है इसमें क्या होता है? एनोवा टेस्ट में दो या दो से अधिक समूहों के मध्य अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक जब समूह हो तो उनके बीच, उनके मध्य का जो अंतर ज्ञात करना हो तो एनोवा टेस्ट किया जाता है। आई बात समझ में? आगे बात कर लेते हैं अनुसूची और प्रश्नावली में क्या डिफरेंट है। अनुसूची और प्रश्नावली, अनुसूची को शेड्यूल कहा जाता है जबकि प्रश्नावली को क्वेश्चनेरियर कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिएगा ध्यान से, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पुटअप किए जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जब शोधकर्ता द्वारा भरा जाए, कहीं पे रिसर्च करना है किसी क्षेत्र में और आप स्वयं से जाते हो, आप रिसर्च करें आज स्वयं से जा करके किसी क्षेत्र में स्वयं से प्रश्न बनाए हैं आपने, वो प्रश्न को लेकर के किसी क्षेत्र में आप पूछे, जो प्रश्न उनसे पूछना है वो शोधकर्ता आप उसका आंसर स्वयं भर रहे हैं अपने रजिस्टर में, वो क्या कहलाएगा? अनुसूची कहलाएगा। लेकिन वहीं पे संख्या बहुत ज़्यादा हो और आप स्वयं ना जा करके सिर्फ प्रश्नावली भेज दे रहे हो, जहाँ पे उत्तरदाता द्वारा स्वयं से वो आंसर भरा जाए तो वो प्रश्नावली कहलाता है। ठीक है। जैसे इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहाँ एग्जामिनर खुद से आपसे आंसर, क्वेश्चन पूछ के आंसर प्राप्त करता है तो वो अनुसूची बनाता है। लेकिन आपसे एग्जाम में जो प्रश्नावली दी जाती है, प्रश्न दिया जाता है, उसका आंसर आप खुद से भरते हैं तो वो प्रश्नावली है। लेकिन जो एग्जामिनर जो लेता है वाइवा में वो क्या होता है? वो अनुसूची होती है। ठीक है। आगे देखिएगा, अनुसूची जो होती है इसमें शिक्षित होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो तो एग्जामिनर पूछ रहा है ना, वो जो प्रयोग करता है वो स्वयं से भर रहा है, तो उसमें आपको बस आंसर देना है। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप उसका आंसर लिख पाएंगे नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रयोगकर्ता खुद से भर लेगा। लेकिन जो प्रश्नावली है इसमें आपका शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि आपको उसका आंसर स्वयं से लिखना है। ठीक। अगला है सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त। सीमित क्षेत्र का प्रयोग करना है, इंटरव्यू में कम संख्या होती है तो वहाँ एग्जामिनर स्वयं से बैठ करके वाइवा इंटरव्यू ले लेते हैं। ठीक, सीमित क्षेत्र है। लेकिन जो थियरी होता है, जो एग्जाम होता है वो विस्तृत होते हैं, ढेर सारी संख्या होती है, वहां पे प्रश्नावली दी जाती है, विस्तृत और फैले हुए क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, जो अनुसूची होती है उसमें खुले व बंद दोनों प्रकार के प्रश्न व संख्या कम व अधिक हो सकती है। लेकिन जब आप किसी क्षेत्र विशेष में प्रश्नावली को भेज रहे हैं, एग्जामिनर को दे रहे हैं, तो वहां बंद प्रकृति के प्रश्न तथा कम संख्या में भी होते हैं। बंद प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कम संख्या में दिए जाते हैं। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, जो अनुसूची होती है उसमें जटिल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो प्रश्नावली है ना उसमें सरल प्रश्न पूछा जाता है, जिससे कि सामने वाला अच्छे से उसको समझ सके। ठीक है, ये हो गया अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर। आगे देखिएगा कि संदर्भ क्या होता है। जब भी आप रिसर्च करते हैं ना तो रिसर्च में या फिर शोध इत्यादि करते हैं उसमें लास्ट में आपको संदर्भ लिखना पड़ता है। संदर्भ क्या होता है देखिएगा, कि किसी दस्तावेज में सीधे उद्धृत किए गए सभी स्रोतों की पूरी सूची को संदर्भ कहा जाता है। कोई भी दस्तावेज आप लिख रहे हैं उसमें सीधे उद्धृत किए गए सभी स्रोतों की पूरी सूची, आपने जो है मटेरियल कहाँ कहाँ से प्राप्त किया, क्या क्या चीजें अपने दस्तावेज में आपने लिखी है, उस चीज को आप जब इसमें लिखते हैं, एक सूची बना करके दर्शाते हैं। जैसे विषय सूची होती है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, विषय सूची होती है कि इस बुक में क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट का बुक है आपके पास,
आप देखते हो आगे लिखा होता है विषय सूची, तो उसमें लिखा जाता है कि आपके बुक में क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या लेसन है, तो वो आपका विषय सूची जो है वो संदर्भ के अंतर्गत आता है कि ये चीज़ें क्या है उसको आप लिख रहे हैं, ठीक? वहीं पे जब ग्रंथ सूची की हम बात करते हैं, तो वो मटेरियल जो है ग्रंथ सूची में किसी विषय पर लिखे गए या पढ़े गए सभी स्रोतों, जैसे पुस्तक, लेख, वेबसाइट, जो भी मटेरियल आपको जो स्रोत प्राप्त हुआ, वो स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्रोत से प्राप्त हुआ है आपको वो मटेरियल, वो सब्जेक्ट, वो चीज़ें की एक व्यवस्थित सूची जब आप तैयार करते हैं, जिसे अक्सर शोध पत्र, लेख या पुस्तक के अंत में लिखा जाता है या शामिल किया जाता है, वो आपका ग्रंथ सूची कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका जो है रिसर्च का क्लास। यहाँ पे आपको क्वेश्चन, थियरी दोनों साथ-साथ में बताए गए। आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं समस्या नहीं हुई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे कोई समस्या समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी प्रकार की और भी इम्पोर्टेंट क्लास देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा, ठीक है? अगर आप इस क्लास के ज्योति एकेडमी चैनल पे अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।